माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू भी हमने शूट किया हुआ है। बहुत अच्छा। वाओ मैम। ओके, तो देखिए जैसे आपको ये सब टैग लाइन्स याद है, तो बेसिकली क्या होता है, देखिए सबसे ज्यादा एक्चुअली विज्ञापन की दुनिया में क्या होता है कि आप मतलब आज की डेट में आप देखेंगे कि एक छोटी सी सुई से लेके एक बहुत बड़े एरोप्लेन का भी ऐड होता है, क्योंकि बिना उसके आपकी दुनिया चल ही नहीं सकती, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। हर कोई अपने आप को एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है। इवन यहाँ तक कि हमारी इंडियन नेवी और एयरफोर्स को भी ऐड करना पड़ता है, उनको भी बोलना पड़ता है कि आइए हमें ज्वाइन करिए, उनको भी बोलना पड़ता है। तो ये सब जो चीजें होती हैं, इसमें एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सबसे पहले कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है आपका, यू नो। तो ये जो टैग लाइन्स आपने याद रखी हैं, जैसे HDFC का एक ऐड आया था, सर उठा के जियो, तो लोगों को याद रह जाती हैं ऐसी टैग लाइन्स। किसी ने बोला कि सॉरी, वो जन्म घुटकी वाला जो था, वो बहुत फेमस टैग लाइन है जो कि आज तक भी लोगों को याद है ना, लोगों की जुबान पे चढ़ जाती है वो लाइन। तो इसमें क्या है, एडवर्टाइजिंग की दुनिया में आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा। इसके एक्चुअली दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ज्वाइन करिए, और नहीं तो अगर आप और ज्यादा क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हो, डायरेक्शन में आना चाहते हो, तो फिर आपको प्रोडक्शन हाउसेस ज्वाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसे टैग लाइन्स या फिर कॉपी लिखने का शौक होगा, जो लिखना चाहते होंगे, यू नो, क्योंकि 30 सेकंड में या 60 सेकंड में अपनी एक पूरी बात को कहना, एक स्टोरी को कहना, यही क्रिएटिविटी होती है। तो ये बताइए कि आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको राइटिंग का शौक है। क्योंकि देखिए जो जर्नलिज्म का राइटिंग होता है, जो हम न्यूज राइटिंग करते हैं, वो एकदम अलग होता है, और ये वाला राइटिंग एकदम अलग होता है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ। यस मैम। यस मैम। अपना आप लोग कैमरा जो है कि ऑन कर दीजिए और हाथ उठाइए तो दिख जाएंगे, जैसे राहुल हैं और विपिन हैं। मैं तो किसी को भी देख नहीं पा रही, एक्चुअली मेरी थोड़ा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे कुछ। अच्छा, कोई बात नहीं। कौन कौन है? मैम प्रिंस सिंह, श्रेया मिश्रा, चिराग झा, चिराग झा, और मोहित, निरुपाद, राणा, नितिन, श्रेया, तमाम ऐसे लोग हैं। सृष्टि। ये जानना चाहती हूँ आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको लिखने का शौक है? जी सर। मैम मुझे भी। तो आप किस तरीके से सोचते हो कि आपको लाइक जर्नलिज्म के फील्ड में जाना है या फिर आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना है? मैम अभी फॉर्म नहीं है। जर्नलिज्म के फील्ड का ही सोच रहा हूँ, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग भी मैं कर लेता हूँ बहुत हद तक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कि ऐसी जो आपके विज्ञापन की दुनिया है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही होता है। सबसे पहले सबसे पहले जिसका पार्ट आता है वो कॉपीराइटर ही होता है। कॉपीराइटर ही सबसे पहले स्टार्ट करता है कि मैं ये टैगलाइन लिखूंगा, मैं इस तरीके से इस प्रोडक्ट या इस सर्विस को बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे कि इसमें फिर उसके बाद बाकी चीजें ऐड होती हैं। जैसे आपको ग्रोफर्स ऐप पता होगा कि ग्रोफर्स से हम लोग अपने घर का सामान या कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो ग्रोफर्स हमें देके जाता है, ठीक है। और ग्रोफर्स के साथ में ही एक बिल्कुल सिमिलर एक ब्रांड है, ब्रांड नहीं मतलब अभी ब्रांड बोलेंगे उसको, लेकिन वो सर्विस है बास्केट ने शाहरुख खान को हायर करने के पीछे उनका क्या मकसद था कि शाहरुख खान जैसे ही ऐड करेगा तो उनका मार्केट और ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब आपको अपनी हर चीज अपने कस्टमर की नजरों में पहुंचाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है। आप हर रोज नए लाइक ब्यूटी क्रीम्स के ऐड देखते हैं। कभी एक जमाना हुआ करता था खाली आप फेयर एंड लवली का ऐड देखते थे, आज आप 50 ऐड देखते हो, आप पॉन्ड्स देखते हो। अच्छा,
उसके भी आप 10 फेस वॉश देखते हो, अगर आपको लाइक विज्ञापन नहीं आएगा तो हम खरीदेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है। तो इसलिए इस फील्ड में सबसे ज्यादा संभावना है करियर की, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड है यहाँ पे, सबसे ज्यादा डिमांड है कॉपी की। और अगर आपको इस मतलब कॉपी की फील्ड में नहीं जाना है तो आप इसमें आर्ट डायरेक्शन के फील्ड में जा सकते हो। आर्ट डायरेक्शन का काम होता है कि सारी चीजों को इकट्ठा करके एक प्रिंट एड बनाना है, और अगर आपको ये दोनों ही चीजें नहीं करनी है तो फिर आप प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन करिए। और मेरे यहाँ पे कोई भी आके अगर प्रैक्टिकल सीखना चाहेगा तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आ सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अगर डेली बेस शूट होते हैं जितने भी, तो उसमें भी आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कैसे हम लोग स्टोरी बोर्ड से लेके हमारी फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन तक फिल्म कैसे जाता है। तो हम ये सारी टेक्निक्स आपको बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। पर बात यह है, एक्चुअली मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। मैंने हर फील्ड में काम किया है, मैंने टीवी में भी काम किया, न्यूज चैनल्स में भी काम किया, मैंने रेडियो में भी काम किया। ये जो एक्चुअली न्यूज 24 का एक रेडियो धमाल है जो कि 4 सिटीज में है, तो मेरे सामने ही लॉन्च हुआ था वो। यस मैम। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक्चुअली ना चूज नहीं कर पा रही थी अपना करियर। मैंने हर मीडियम में काम किया, मैंने न्यूज़पेपर में भी काम किया, ट्रिब्यून में। फिर उसके बाद फाइनली जाके 2008 में जब मैं एचबीओ के लिए काम कर रही थी, देन मुझे लगा कि नहीं, मुझे क्रिएटिव फील्ड में जाना है, जहाँ पे मैं सेटिस्फाइड हो सकूं, जहाँ पे मुझे लगे कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है। तो इसलिए फिर मैंने 2009 में आई मूव टू बॉम्बे, एंड देन मैंने वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया। तो अब जाके मैंने अपना 3 साल पहले मैंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की है, शटरहेड फिल्म्स। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस फील्ड में आके, क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड है और यहाँ पे हर रोज आप नई चीजें करते हो, हर रोज आपके पास नए आइडियाज है, हर रोज आप एक नए प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, आपके पास अगर कोई भी सवाल हो। इसमें दोनों तरफ से संवाद होगा, आप लोगों के सवाल और मनप्रीत बहन के जवाब। तो मनप्रीत बहन, एक चीज मैं ये कह रहा था कि अभी आपने राजधानी व्यसन का ऐड बनाया। जी। तो वो उसका जरा प्रोसेस बताइए कि कैसे उन लोगों ने आपको हायर किया। सब बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के थ्रू हम लोग काम लेते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स हम लोग डायरेक्ट क्लाइंट से काम लेते हैं। तो राजधानी बेसन जो है वो हमारे डायरेक्ट क्लाइंट है, तो हम उनके लिए और भी चीजें देखते हैं, मतलब एडवर्टाइजिंग के अलावा। तो उन्होंने हमें बोला कि हाँ, हमें हमारा जो राजधानी बेसन है, बेसन से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बेसन से ढोकला बनता है, बेसन से आपका सोन पापड़ी बनता है, तो बेसन से उन्होंने बोला कि ऐसी तमाम चीजें बनती हैं, तो आप हमें कुछ आइडिया दीजिए। तो हमारी क्रिएटिव टीम थी, उन्होंने कुछ कॉपीज लिखी। तो उसके बाद में फाइनली उनको एक आइडिया पसंद आया जिसका टैगलाइन है स्वाद दिखता है। तो उसके पहले क्या उनका कोई विज्ञापन था? हाँ, उससे पहले उनके बहुत सारे विज्ञापन थे, मतलब उससे पहले कोई और कंपनी करती थी उनके लिए, तो हमारा ही उनके साथ पहला ही ऐड था। तो फिर उनको ये टैगलाइन बहुत अच्छा लगा कि हाँ, स्वाद दिखता है। तो इसमें हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग खाली जो उनका जो बेसिकली बेसन है, जो उनका प्रोडक्ट है, हम उसको स्टार बनाएंगे, हमें उसमें स्टार्स नहीं चाहिए। तो हमने उसमें कोई भी थर्ड पर्सन नहीं लिया, हमने कोई मॉडल नहीं लिया, हमने कुछ नहीं लिया, हमने सिर्फ बेसन के साथ शूट किया उसको। और हमने उसके बाद उसको शूट किया, और अभी उसके शायद 2 या 3 उसके प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुए हैं। तो मतलब इसका जो प्रोसेस है मैं आपको पूरी तरह से नहीं समझा पाऊंगी ऐसे प्रैक्टिकल प्रोसेस तो उसमें जो आपने जो वो चक्की, जो हाथ से पीसने वाली जो चक्की आपने इस्तेमाल की है, जी वो कहाँ से लिया? आपके दिमाग में वो आइडिया कहाँ से आया कि ये चक्की अगर जो रहेगा तो लोगों को ज्यादा अपील करेगा? जी सर, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। सो बेसिकली मैं आपको बताया कि हमारे पास एक स्क्रिप्ट फाइनल हो गया, ठीक है। हमने एक स्क्रिप्ट फाइनल किया कि जिसमें जो है हमने ये चूज किया कि स्क्रिप्ट ऐसा है कुछ कि एक मतलब वाइफ अपने पति को बोल रही है कि मेरे पति के बहुत सारे दोस्त जो है वो आज घर पे आए और उन्होंने मेरे हाथ का बना हुआ ये प्रोडक्ट खाया, लड्डू खाया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा कि हाँ भाभी जी ये कैसे है, तो उन्होंने बोला कि चलो, मेरे पति ने बोला कि बनाया तो मेरी बीवी ने है, लेकिन बना है राजधानी बेसन से, तो इसमें स्टार हो गया आपका बेसन। तो फिर उसमें हम लोगों को बेसन दिखाना था, प्रोसेस दिखाना था कि बेसन कैसे बनता है।
बेसन का बनने का हमने प्रोसेस दिखाया। सबसे पहले हमने वो चने दिखाए कि कहाँ से चने आते हैं, फिर उसके बाद चने को सुखा के किस तरीके से वो मतलब चक्की में पीस के कैसे आते हैं, मतलब ओरिजिनल तो चक्की में नहीं भी पीसा जाता होगा शायद बट वो हमने एक्चुअली अपना एक स्टोरी बोर्ड बनाया कि कैसे हम अच्छा दिखाएं, कैसे हम इतनी क्रिएटिविटी दिखाएं कि लोगों को, मतलब दिखने वाले को विजुअली बहुत अच्छा लगे, जिससे लोग उसको देखें और छोड़ के नहीं जाए। नहीं तो जनरली कई बार ऐसी भी फिल्में होती हैं, हम बोर हो जाते हैं, हम सोचते हैं ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ दो इसको, स्किप कर दो। हम लोग जनरली सोचते हैं कि जिसमें लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, तो हम लोग उस तरीके से उसको रखते हैं। तो फिर हमने वो चक्की ली, जैसे उसमें हमने चक्की में उसको पीसा नहीं, उसमें हमने खाली उसको रखा, मतलब पहले से जो बेसन था हमने उसको रखा और फिर उसको वो जो चक्की थी वो एक बार चली। तो वो एक्चुअली बहुत ज्यादा स्लो मो पे शूट किया गया है, फिर उसमें थोड़ा एडिट है, ग्राफिक्स है, तो इसलिए वो अभी जो दिख रहा है फाइनल प्रोडक्ट, तो वो बहुत सारी स्टेजेस से निकल के आया है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही बार में वो मतलब हो गया। तो हमारे एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें ना एडवर्टाइजिंग में एक और चीज है, स्टोरी बोर्डिंग का। देखिए जैसे कुछ क्लाइंट है, उनका अगर बजट बहुत अच्छा है तो हम लोग स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट हायर करते हैं। बेसिकली फिल्म पूरा बनने से पहले, जो फिल्म हम देखते हैं वो बनने से पहले ही हमारे पास पेपर पे फिल्म बन जाता है। हम लोग स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट हायर करते हैं और स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट जो होता है वो फ्रेम टू फ्रेम हमें एक पूरा बना के देता है पिक्चर कि अच्छा ये शॉट है, ऐसे ऐसे चक्की से आटा निकलेगा, फिर इस तरीके से आटा गिरेगा, फिर इस तरीके से हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा, इस तरीके से चने को हम लोग वो सब करेंगे। तो मतलब इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और ये पूरा का पूरा जो स्टोरी बोर्ड होता है वो आता है ऐसे निकल के। अच्छा, मैं ये बताइए कि विज्ञापन में कितना झूठ का इस्तेमाल कर सकते हैं? कितने परसेंट झूठ का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए अब मैं ये तो नहीं किया, पॉइंट पे आ गया। कोई इसका लीगल वो है? जैसे अभी एक बहस वो छिड़ी थी। आप झूठ नहीं बोल सकते, देखिए आप झूठ नहीं बोल सकते। अब जैसे कुछ ब्रांड्स हैं जो बोलते हैं कि हम लोग 99.9% जर्म्स खत्म कर देते हैं, तो ठीक है उतना आप बोल सकते हो, लेकिन आप ये दावा नहीं कर सकते कि हम 100% कर सकते हैं तो आप क्या, तो आप लीगल में फंस सकते हो। जैसे वो कुछ क्रीम ये कहता है कि जो है कि इसको लगाने से गोरे हो जाओगे, हैं? तो ये भी एक बता पाएंगे ज्यादा अच्छे से। बड़ा डिबेट छिड़ा था। फिर आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल ये सब चीजें मना हो गई है, आजकल ये सब नहीं होता है। आजकल कोई क्रीम नहीं बोलती है कि वो गोरे होते हैं। वो जैसे अभी भी चेंज होके अब उसका नाम भी बार कर दिया है, तो ये धीरे ग्लो एंड लवली, फेयर लवली बन गया ग्लो एंड लवली। यस यस यस, अब आप ग्लो वर्ड यूज कर सकते हो कि आप ग्लो करोगे, लेकिन आप फेयर हो जाओगे, ये तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन है। मैम, हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। कहीं पे ना बहुत श्योर होगा एक्चुअली ना। Ma'am, I have a question that how can I connect with you, or I want to work with you, then how can I apply to your organization? Or आप सर से नंबर ले लीजिएगा मेरा और आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या मैसेज। अभी हम एक दिन जो है कि राजनंदनी वो मनप्रीत जी के यहाँ जो है कि खाने पे चलेंगे सब लोग। बिल्कुल 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 अगर दिल्ली में आए तब तो आप पूरी नहीं, इनका दिल्ली में ही है वो प्रोडक्शन हाउस। बम्बई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चिंता ना करें। टिकट में भी है, लेकिन हाँ मतलब मैं ज्यादातर दिल्ली में रहती हूँ आजकल। पर एक बात ये है कि ये ट्रेवल करती है तो इनका मिल पाना मुश्किल सा हो जाता है, तो इनसे पहले पूछ लिया करें कि आप हैं कहाँ पे, या इनकी फेसबुक चेक कर लिया करें। आप इनका फेसबुक चेक कर लिया करें, इनका पता लग जाता है कि मैम कहाँ है आजकल। कभी कश्मीर, कभी कलकत्ता, कभी पश्चिम बंगाल। तो मैम हमारे शूट ही इतने रहते हैं कि हमें जाना ही पड़ता है। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो इस फील्ड में देखिए आने का एक आपको और फायदा हो गया कि आप घूम पाओगे। सही कह रहे हो मैम। आने का ये भी एक फायदा है कि आज आप यहाँ शूट करेंगे, कल आप वहाँ शूट करेंगे। सही है मैम, ये बहुत अच्छा फील्ड है अगर आपको घूमना है तो। बिल्कुल मैम, क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करते हैं? और मैं तो खुद इनको हाँ, ये हर्षित कुछ पूछ रहे हैं।
जी मैम जी किसी ब्रांड की इमेज खराब हो जाती है, कुछ जैसे कैडबरी के चॉकलेट में कुछ दिक्कत आ गई थी, कॉकरोच आ गया था, या किसी ब्रांड मैगी के साथ हो गया था, तो उस तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करते हैं अगर किसी ब्रांड की इमेज खराब हो जाती है? कि इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें खाली जो विज्ञापन है वो कुछ नहीं करता, लाइक विज्ञापन भी करता है ऑफ कोर्स, लेकिन इसके ना बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स होते हैं। मतलब वो फिर अलग सब्जेक्ट हो जाता है टोटली। ओके मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि जो भी सच हो, जैसे अभी मैगी है तो आज की डेट में आपको मुझे नहीं लगता कि किसी को याद होगा कि मैगी के साथ ऐसा भी कुछ हुआ था। किसी को याद है? आज भी लोग मैगी खाते ही हैं। यस हम खाते हैं। बिल्कुल खाते हैं। तो मैं जैसे मैं मैगी मैगी जो का मैं बता दूं, बेसिकली उसके लिए मैं हर मैगी चीज। मैगी के साथ जो क्राइसिस हुआ था, उस क्राइसिस के बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। वो एक कॉरपोरेट वार था। यस, कॉर्पोरेट वॉर भी था और प्लस उसको मैनेज करने की अलग चीजें होती हैं एक्चुअली। हाँ, तो मतलब विज्ञापन जो है वो तो आपका रोल प्ले करता ही है कि हम एक अच्छा ले, विज्ञापन बनाए, लेकिन जिससे हम उसका दिमाग से ये निकाल दे कि हाँ इसमें जो मतलब चीजें हैं वो सब अच्छी हैं और ये सब है। ये तो हम करते ही हैं, ऑफ कोर्स हम करते हैं। जैसे सर ने पूछा था कि हम झूठ को कितना सच बताते हैं, तो ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा होता है। हम लोग बेसिकली ट्राई करते हैं कि छोटा सा कोई भी ट्रेंड होता है तो उसको हम बहुत बड़ा सा करके बहुत अच्छा सा उसका एक ऐड बना के प्रेजेंट करते हैं। उससे क्या होता है कि लोग उसको बार बार देखते हैं, उसको लोग बार बार सुनते हैं, तो उनके दिमाग में ये आने लगता है कि अच्छा एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको, यू नो। तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर 135 करोड़ लोग हैं। अगर किसी प्रोडक्ट को कोई 50,000 लोग भी खरीद लेंगे तो उनका वो ऐड बनाना सफल हो गया। जैसे मैगी में जिस तरह का मतलब कि जो इस्तेमाल किया था, जिस वो टेस्टिमोनियल जनरेटर को जो इस्तेमाल किया था, वो जनरेटर देखिए कि क्या है। उसमें बच्चे का इस्तेमाल किया था, एक महिला का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्सर जो है कि महिला का बच्चों के साथ वो होता है कि जल्दी बच्चे वो डिमांड करते हैं और उनको तुरंत चाहिए। बच्चा रोने लगता है, बच्चा वो तोड़फोड़ करने लगता है। इमोशनली सर अटैच करने के लिए थोड़ा सा। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये ट्रेंड चलता है बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग की दुनिया में ये ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जैसे ब्रांड्स जो होते हैं वो आजकल ये इमोशनली प्ले बहुत ज्यादा करते हैं। कि आप देखोगे कि मदर्स डे पे ऐड आ रहा है, फादर्स डे पे ऐड आ रहा है, तो उसका मतलब देखा जाए तो ब्रांड के साथ उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता। एंड में जाके पता चलता है कि अच्छा ये चॉकलेट का ऐड था। तो ये सब होता है क्योंकि पूरी दुनिया जो है देखा जाए तो हम सब लोग इमोशनल ही होते हैं। हम इमोशंस के साथ ही कनेक्ट करते हैं। हमें अगर कुछ अच्छा लगेगा, हमें लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तो हम ऐसा करते हैं ना। कुछ मीठा हो जाए तो ये उस पे बनाया गया है कि हाँ राखी आ रही है तो आप बहन भाई को दे रहा है, या भाई मतलब बहन भाई को दे रही है, तो ये एक बड़ी बात होती है इस तरीके से। अच्छा, विज्ञापन और ये सब जो है ये विज्ञापन ही करते हैं, क्योंकि अगेन मनप्रीत जी, एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि विज्ञापन में सबसे ज्यादा साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो क्या आपके यहाँ कोई साइकेट्रिस्ट भी होता है क्या? सर नहीं, हमारे यहाँ कॉपी राइटर ही साइकेट्रिस्ट होते हैं। सर राइटर ही तो अलग से साइकेट्रिस्ट होते हैं। हम बिल्कुल सर राइटर होते हैं, साइकेट्रिस्ट ही सारा कुछ ट्रीट करते हैं। वही सोचते हैं कि अच्छा हम करते हैं, फिर टीम डिस्कशंस होते हैं, फिर हम देखते हैं कि मार्केट में ब्रांड का क्या इमेज है। जो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसियां हैं उसमें साइकेट्रिस्ट भी होता है, मैं इसलिए सर पूछा। वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बट जैसे मैम काम करती हैं, इनको ग्राउंड लेवल की नॉलेज है, तो हमारी फिर साइकोलॉजी ये है कि हम लोगों के सोचने का तरीका समझ जाते हैं, वही साइकोलॉजी है। साइकोलॉजिस्ट यही करता है कि आपकी समस्या सुनता है, लेकिन आपके सामने ऐसा एक रास्ता खोल के देता है कि जिसमें कि आप अपनी समस्या को खुद ब खुद सॉल्व करो। तो उसी तरीके से इनको पता होता है हम लोग क्या करते हैं ऐसा, हम लोग एक सर्वे करवाते हैं हमेशा ही। जिस ब्रांड के बारे में लोगों को बहुत नहीं पता होता, जिस ब्रांड की इमेज खराब होती है, हम उसके लिए पहले सर्वे कराते हैं कुछ मतलब एरियाज में, जो भी उसका एरिया होता है। जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि हाँ मुझे नॉर्थ इंडिया में रहना है, या मुझे साउथ इंडिया में रहना है, या फिर ये 3 स्टेट में मुझे रहना है। तो उनका हम लोग सर्वे करवाते हैं, तो उसके आधार पर भी हम ये चीजें करते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या कम्युनिकेट करना है आगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे एडवर्टाइजिंग 2 ही चीजों से बनता है, ये तो आपका कितना इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, और उसके बाद
अगर आप उसमें किसी नोन फेस को लेना चाहते हैं, जैसे अभी कोरोना वैक्सीन की पहले जो क्वालिटी उन लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी, लोग सोचते थे बड़ा बोरिंग है, तो फिर उन्होंने अचानक से चेंज करके अमिताभ बच्चन को डाल दिया है ना, अमिताभ बच्चन की वॉइस बोली, तो ठीक है कुछ टाइम तक लोग सुन सकते हैं उसकी आवाज, और बहुत सारे लोग तो उसके फैन भी होंगे, यू नो। तो इस तरीके से होता है कि शाहरुख खान को किसी एड में ले लिया, जैसे मैंने कैटरीना कैफ के साथ मैंने लगातार 3 साल तक बीट का एड किया था। तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जब आप प्रोडक्शन की बात करोगे, हाँ ये हम प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा जो आज का सब्जेक्ट ये है कि हम कहाँ जा सकते हैं, हमें क्या हमारी संभावना है इस फील्ड में अपने करियर को लेकर, है ना। और अगर हम production की बात करें वो फिर अलग चला जाएगा, क्योंकि इसमें बात करने के लिए इतनी बातें हैं कि मतलब आप एक हफ्ता भी बात करोगे तो ये ऐसा फील्ड है। इसीलिए इसको टू वे कम्युनिकेशन रखा गया कि दोनों तरफ से संवाद हो और ये बातचीत की शैली में पूरा सेमिनार रहे। तो हाँ, चिराग कुछ पूछ रहे हैं। सर मैं पूछना चाहता। हेलो मैम। हाँ पूछो। सर मैम मेरा ये क्वेश्चन था, मैम इंटर्नशिप भी होती है मैम, आप इंटर्नशिप भी करवाती है? हाँ जी बिल्कुल करवाते हैं। हेलो मैम, आपसे जोड़ सकते हैं मतलब जैसे अगर किसी को जोड़ना हो तो? हाँ जी बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू। मैम मुझे भी कुछ पूछना था मैम। जी पूछिए। मैम मुझे ये जानना था कि अगर कोई कंपनी के बारे में हम लोग अगर टैगलाइन लिख रहे हैं तो अगर कोई अगर मतलब सेम हो जाता है, जैसे हम लोग बार बार सुनते रहते हैं किसी का टैगलाइन, तो अगर वही टाइप की रिलेटेड कंपनी है तो हम लोग लिखते वक्त मतलब कोई लाइन मिल जाता है या कुछ हो जाता है, तो ये कॉपीराइट हम लोग कहाँ तक मतलब ये देख सकते हैं, कॉपीराइट का क्या होगा मतलब ये सब? कॉपीराइट के इशू आजकल बहुत ज्यादा होते हैं, आपको उतना तो ध्यान रखना ही होता है कि सेम वो ना हो, उसके साथ मिलता जुलता हो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सेम हो जाएगा तो कॉपीराइट इशू ऑफ कोर्स आएगा ही आएगा, उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सेम चीजों को कॉपी नहीं कर सकते, सेम विजुअल्स को भी कॉपी नहीं कर सकते आजकल। एक्चुअली ये अभी तो यूट्यूब ने भी कर दिया ना, आप हल्का सा भी कहीं और से उठा के करोगे तो यूट्यूब आपको नोटिस भेज देगा उसी टाइम पे। तो अमृतांशु, अब प्लेगरिज्म जो है उसके लिए इतने सारे वो ऐप और वो चीजें आ चुकी हैं कि आप कोई कॉपी करके आप डालेंगे तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तो कॉपी तो वैसे एडवर्टाइजिंग में या किसी भी फील्ड में, राइटिंग में भी वो नहीं चलता है। नहीं एक्चुअली में पता क्या है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि इस फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं ना, वो लोग इस फील्ड में बहुत जल्दी तरक्की करते हैं जो क्रिएटिव माइंड के। हाँ सर, सॉरी मैम, मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि चलता ही नहीं है इसमें। कई बार ऐड को लेके कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो जाता है, जैसे अभी तनिष्क के ऐड के बाद हुआ था ना, तो उसको ऐड वापस लेना था, तो फिर मतलब ये सब से बचने के लिए क्या किया जाता है आप लोग के ऑर्गेनाइजेशन में? मनप्रीत बहन, आवाज आ रही है? हेलो। आई थिंक नेटवर्क इशू है उनके साइड से। उनके साइड नेटवर्क इशू। हाँ, नेटवर्क का इशू है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माफ करिएगा, एक्चुअली मेरा शायद कनेक्शन चला गया था। हाँ कोई बात नहीं। ये एक छात्र हैं, हाँ एक छात्र हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे, हाँ कंट्रोवर्सी, जैसे विज्ञापन में तनिष्क का कंट्रोवर्सी था, तो कंट्रोवर्सी के लिए आप लोग क्या कैसे मैनेज करते हो, ये सब चीजें हैंडल कैसे करते हो? एक्चुअली मैं आपको ये बताऊं, इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी की बात करें तो जैसे मुझे तो कुछ बुरा नहीं लगा उस ऐड में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था वो ऐड, वो अच्छा ऐड था। ये सब एक ना मतलब ये सब पॉलिटिक्स होती है, तो वो अलग चीजें होती हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे पॉलिटिकल लाइक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी मैंने बहुत सबके लिए काम किया हुआ है, तो ये सब अलग इश्यूज है, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था उसमें। बट हाँ, अगर कोई किसी को लगता है तो हाँ कुछ नहीं करते हैं, उन्होंने हटा दिया अपना ऐड, उन्होंने विथड्रॉ कर दिया था, उनको लगा कि हाँ ठीक है, लोगों की सेंटिमेंट
वो हो रही है थोड़ा, तो हटा दिया उन्होंने, सिंपल। क्योंकि तनिष्क एक बहुत बड़ा ब्रांड है और वो बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करता रहता है अलग अलग। देखिए, जहां तक तनिष्क के उसके विज्ञापन पे विवाद की बात है, तो दोनों चीजें हैं कि एक तो उसके विज्ञापन पे विवाद हुआ, बिल्कुल कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ ऐसे संगठनों ने विवाद खड़ा किया, बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि उसने विवाद खड़े करने के लिए ही ऐसा वो बनवाया हो। मैंने इस वाले ब्रांड के लिए मैं ऐसा नहीं मानूंगी, हाँ, क्योंकि ये नहीं। ब्रांड बड़ा है। कोई छोटा ब्रांड इस तरीके से पब्लिसिटी लेने के लिए कर सकता है, लेकिन ये ब्रांड बहुत बड़ा है तो करेगा नहीं ब्रांड ऐसा। चूंकि अब ये हो रहा है कि तमाम फिल्मों पे भी और विज्ञापन पे भी इस तरह की बातें होती हैं कि इसके विज्ञापन से ज्यादा अगर जो इस पे विवाद होगा तो उस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम लोग इसको पब्लिसिटी तनिष्क तो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है भाई। पॉपुलर तो और पॉपुलर होगा ना सर। ये टाटा कंपनी का सर ये प्रोडक्शन है, तो सर ये सब जो कंपनी है सर वो मैम सही कर रही है कि इस तरह से तो नहीं हो सकता। दोनों बातें हो सकती हैं और दोनों तरह का डिस्कोर्स चला। जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो दोनों तरह का डिस्कोर्स चला। नहीं, बिल्कुल एकदम सही बात बोल रहे हो। कुछ लोग बोल रहे हैं बोल रहे थे कि गलत है। तमाम ऐसी फिल्मों का भी, जैसे आप देख लीजिए, कई ऐसी फिल्में हैं एकदम मतलब कि उस विवाद से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें विवाद खड़ा हो जाता है और वो रातों रात फिल्म जो है कि उसके बड़े डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर जाती है। तो सर मैं एक चीज बताना चाहूंगी आपको। सर मैं इस बात के साथ में आज तक कभी एग्री नहीं की हूँ कि रातों रात कुछ होता है। रातों रात कभी कुछ नहीं होता सर। जो लोग ये भी बोलते हैं ना कि लोग रातों रात स्टार बन गए, सर नहीं बनते सर। वो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे होते हैं। हाँ। मैं यही बोलूंगी, क्योंकि एक रात में कुछ नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एक्चुअली ये जितनी भी फिल्में आई हैं आपकी, MS धोनी, रुस्तम, एक्चुअली तो उनके जो डायरेक्टर हैं नीरज पांडे जी, तो उनके एडवर्टाइजिंग में वो मेरे पास है। मतलब मैं उनके लिए मतलब जितनी भी एड उनके पास जाएंगी कोई स्क्रिप्ट तो मेरे थ्रू होकर जाती है वो। तो उनके साथ मैंने MOU साइन किया हुआ है, तो मैं जानती हूँ ये सब चीजें। एक रात में कुछ नहीं होता, तो मतलब हमेशा ही टाइम लगता है और पहले से चीजें लाइन अप हुई होती है। ये तो बात होती है कि बहुत सडनली ऐसा होता है कि कुछ क्लिक कर गया। क्लिक भी तभी करता है जब आप लाइन में लगे हो। वो तो है, उसके लिए भी बहुत बहुत पहले से प्रयास किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि एयर प्यूरिफाइड मशीन का जो वो टूल का जो विज्ञापन आया, आप देखेंगे कि दिल्ली में जब सबसे पहले खबरें आई, खबरों के बाद जो है कि वो एक एक पेज पे वो एयर प्यूरिफाइड अपने घर में लगवाइए उसके विज्ञापन। तो इसमें इंटरनेशनल एजेंसियां काम करती हैं। बिल्कुल, इससे इसको जानने के लिए आप बनीता खानेकर की जो है कि कई ऐसी किताबें लिखी है, इंडिया मीडिया बिजनेस, और फिर कुछ इसकी 79 का भी है। ऋषभ क्या कह रहे हैं, आप पूछिए। हाँ। जी कौन सी एजेंसी में किया आपने इंटर्नशिप? कब सब? ओके, अच्छा अच्छा। नहीं, एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका अपना इंटरेस्ट किस चीज में है, आप क्या करना चाहते हैं। जैसे आपने इंटर्नशिप किया वहां पर, तो आपने क्या सीखा वहां पे? आप उसमें वहां पे कॉपी में थे, आप वहां पे आर्ट में थे, आप वहां पे फिल्म प्रोडक्शन में थे, जहाँ और भी लाइक चीजें होती हैं, वहां पे मैनेजमेंट भी होता है। तो आपने सीखा क्या वहां पे, पहले ये बताइए मुझे।
तो ये भी हो सकता है कि वो कुछ पीआर एजेंसी हो। वो मार्केटिंग में आपने काम किया। हाँ, वो मार्केटिंग पीआर एजेंसी होगा, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं होगा। सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी मैं आपको बता दूं, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। यहाँ पे बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल एजेंसीज है, वो अगिलवी है, आपका JWT है, ऐसी ऐसी तमाम एजेंसीज हैं जिसमें आप इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि पहले तो वो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं तो आपको इंटर्नशिप पे ही लेंगी, तो वहां पे टाइम लगता है आपको जाने के लिए। तो आपको वहां पे आपको पता चलेगा कि आप छोटी एडवर्टाइजिंग एजेंसी या बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो, वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं इस टाइप से। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि अगर मेरा इंटरेस्ट है एडवर्टाइजिंग में जाने का, तो विज्ञापन की दुनिया में जाने का, तो आपको उसमें से कोई एक चीज चूज करनी होगी कि हाँ मुझे ये करना है, मैं इस चीज में अच्छा हूँ, मुझे ये करना है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, इस तरीके से। ओके मैम। ऋषभ हाँ, उनकी बात पूरी हो गई। यस मैम, मुझे एक पूछना है मैम। हाँ नितिन पूछिए। हाँ मैम, पेप्सोडेंट वर्सेस एक कोलगेट वाला एक जो एड आया था, वो जो कंपटीशन आ रहा था, वैसा करना वो लीगल है? मींस किसी को बुराई कर सकते हैं उसमें दूसरे ब्रांड का? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते, लाइक बुरा। आप ऐसा करें, वो केस चला था, फिर वो आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर मानहानि का दावा हो जाएगा। मानहानि का केस जो है कि वो चल जाएगा। आप कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसमें कि किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी राष्ट्र राज्य की अवहेलना हो। जो कानून आपके जो इथिक्स पत्रकारिता में लागू होते हैं, वही इथिक्स और लॉ जो है कि प्रेस लॉ यहाँ भी एडवर्टाइजिंग की दुनिया में भी लागू होते हैं। तो लेकिन बीच में एक ऐड आया था सर्फ एक्सेल का, जिसमें मतलब एक दिखाया गया था कि मार्केट में है कोई मतलब पाउडर खरीद रहा है और बगल वाला जो रहता है वो टाइड उठाता है, तो उसको डायरेक्टली वो उस ऐड में टारगेट करके बोलते हैं कि आप ये पाउडर नहीं लीजिए, ये पाउडर लीजिए। तो वहां तो दूसरे प्रोडक्ट को डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा था। तो वो टाइड अगर टाइड दिखाया होगा और सर्फ एक्सेल का ऐड होगा, तो टाइड वाला इन पे जो है कि मानहानि का दावा ठोक सकता है। और उसमें ये हो सकता है कि वो सीधे दिखा दे कि हमारा इतने करोड़ का बिजनेस का लॉस हुआ। तो इस तरह के उसका इस्तेमाल हरगिज ना करें। ठीक वही लॉ। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरा कनेक्शन फिर से टूट गया था, तो मैं सुन नहीं पाई पूरी बात। वही सारे जो है कि प्रेस लॉ से लेकर के सब कुछ जो है कि एडवर्टाइजिंग में भी लागू होता है, जो सिनेमा पे है, जो पत्रकारिता पे है, या जो टेलीविजन पे है। हाँ, एक्चुअली इस टाइप की जो चीजें वो हर जगह ही है। मैं आपको बताऊं, मैंने HBO न्यूयॉर्क के साथ काम किया है 2008 में, वहाँ पे स्पोर्ट्स हेड है मिस्टर जो पर्सकी, तो उनके अंडर में टीम है। तो हम लोगों ने एक्चुअली मैंने एक इंडिया में एक फिल्म शूट करके दिया उनको, ठीक है। तो उन्होंने अमेरिका में उसको 62 टाइम्स रीब्रॉडकास्ट किया, 62 टाइम्स। वो स्टोरी जो वो ऑन डिमांड चली गई, बहुत हिट हो गई। और बेसिकली एक्चुअली आपके हमारे मिस्टर कैलाश त्यार्थी हैं, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। हाँ, जानते हैं। तो उनके ऊपर वो फिल्म था एक्चुअली। तो हुआ क्या कि वो 62 टाइम्स रीब्रॉडकास्ट हो गया, और वहां पे लोग हमारे जैसे तो है नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, हम जल्दी ऐसे करते हैं। वहां पे लोगों ने एक्चुअली माइटर स्पोर्ट्स का सामान उठा के सड़कों पे फेंक दिया। उनको लगता था कि ये चाइल्ड लेबर करवाते हैं, नो। तो उसका बहुत नुकसान हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि HBO को $10 मिलियन के लिए सूट कर दिया। हालांकि HBO केस जीत गया था क्योंकि वो लोग गलत थे इसलिए, बट ये एक चीज होती है कि हाँ, आपने नाम खराब कर दिया उनका। उसको ये लग रहा था कि आपने नाम खराब कर दिया। तो न्यूज में भी सेम होता है आपके, जैसे कैलाश सत्यार्थी के ऊपर टाइम की बुराई नहीं कर सकते हो आपको, यू डोंट हैव एनी राइट। हाँ, जैसे कैलाश अच्छा बोलो, जितना भी आप अच्छा बोलते हो, उसमें भी बहुत सारा झूठ होता है। झूठ को उस तरीके से बताना पड़ता है कि कल को आप लीगल उसमें ना फंसो। जैसे देखिए, वो सर्फ एक्सेल का ऐड है, दाग अच्छे हैं। हाँ जी। तो उसका देखिए कितना वो
मनोवैज्ञानिक इस्तेमाल जो है कि बिल्कुल बिल्कुल वो किया बिल्कुल है सब कि वही हाँ सब वही चमत्कार होता है जो कॉपीराइटर करते हैं। हमारे यहाँ दाग कभी अच्छे नहीं थे, दागदार बिल्कुल व्यक्ति कभी अच्छा नहीं था। लेकिन आज जिस तरह का परिवेश है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां हो या ब्यूरोक्रेसी हो, तो जो जितना भ्रष्ट है, जो जितना दागदार है, वो उतना ही संपन्न है। तो अगर उस विज्ञापन का इस्तेमाल 80 के दशक में किया गया होता, जी 80 के दशक में किया गया होता, 70 के दशक में किया गया होता, तो सर्फ एक्सेल को लोग कूड़ा बता देते। लेकिन उस समय किया गया जिस समय की हाँ कि दाग होना जो है कि वो बड़ा गर्व का विषय होने लगा। और जब ये विज्ञापन आया तो आप देखेंगे कि वही दौर है कि बड़े बड़े स्कैम पॉलिटिकल पार्टियों पे और ब्यूरोक्रेसी पे हुआ, लेकिन उनको कोई सजा नहीं मिली, कोर्ट केस चल रहा है। तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है विज्ञापन में इस्तेमाल करने की, इस टैगलाइन को इस्तेमाल करने की। बिल्कुल 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 सर, क्योंकि आज की डेट में अगर आप एक छोटा ब्रांड भी है आपका, या कोई सर्विस है, या आपका कोई बड़े से बड़ा ब्रांड या सर्विस है, जब तक वो आप लोगों तक नहीं पहुंचेगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा उसको। लोगों तक पहुंचाना ही एक, उसके लिए आपको विज्ञापन में जाना ही पड़ता है, चाहे आप टीवी विज्ञापन में जाओ, रेडियो में जाओ, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हम लोगों को भी जैसे कभी कभी अच्छा लगता है, अभी कुछ दिन पहले ही मैं गाड़ी में जा रही थी तो FM चल रहा था, तो उसमें यही वाली टैगलाइन हमारी उसमें रेडियो में आई कि स्वाद दिखता है, तो अच्छा लगा, हाँ चलो ये हमारा बनाया हुआ है। तो ऐसा होता है। जैसे एक्चुअली बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट 2010 की बात है, मैंने एक जिंदल स्टील के लिए ऐड किया था। वो आज भी मेरा बहुत फेवरेट ऐड है, मतलब तो मुझे याद है। उसके अलावा मैंने KBC प्रोमोस किए थे। एक्चुअली इतना आसान नहीं होता काम करना। अब मुझे याद है कि मैंने कम से कम 400-600 लोगों का ऑडिशन करना पड़ता था हमें ना, तो बहुत मुश्किल होता था कि अमिताभ बच्चन के साथ कौन से एक्टर्स लेने हैं और मतलब किस तरीके से चीजें होनी है, तो बहुत मेहनत लगती है। मतलब हम लोगों को, मतलब अगर आप क्रिएटिव फील्ड में आ रहे हो एजेंसी में, या फिर आप जा रहे हो प्रोडक्शन हाउस में, तो आपको ये भूलना पड़ेगा कि ये 9 से 5 का जॉब नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसमें हो सकता है आज आप 9 बजे ऑफिस आए हो और अगले दिन 9 बजे तक आप ऑफिस में ही हो। और इस एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में तो स्पेशली ऐसा होता है, क्योंकि इसमें होती है बेसिकली, जैसे दिवाली आ गई, होली आ गई, कुछ भी आ गया, तो आपको आपकी टाइमलाइंस होती हैं, आपको डिलीवर करना ही करना होता है प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने आप 5 बजे घर चले जाओगे, मुझे तो घर जाना है, तो ऐसे नहीं होता है। अभी वो बल्कि एक सीरीज भी आई थी मैक्स प्लेयर पे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बारे में। थिंकिस्तान मैंने देखी है सर वो। थिंकिस्तान सीरीज थी। हाँ, तो आप देखिए कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाकर के वहां बैठ के सोच रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो बड़े उसके बाद आइडिया आता है। बिल्कुल सर, बहुत पढ़ना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे, आपको ब्रांड के हर चीज पढ़नी होती है। बहुत सारी कहानियां पढ़ेंगे आप, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हैं। तो जैसे कहाँ से आइडिया क्लिक करेगा आप खुद नहीं जानते, मतलब हमें ठीक पता होता है कि कहाँ से आइडिया आपको क्लिक कर रहा है एक्चुअली। जैसे आज तक जो चैनल है, तो आज तक चैनल के जब शुरू हो रहा था तो उसके नाम को लेकर के कई दिन तक बहस हुई। SP सिंह में और कमर वहीद नकवी में। तो कमर वहीद नकवी, SP सिंह से तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई कभी, लेकिन कमर वहीद नकवी से हमारी बड़ी अच्छी वो बातचीत है। तो वो बताने लगे कि कई दिनों तक चला, लगभग 2 हफ्ते तक ये बहस चली कि क्या नाम रहेगा इसका, क्या नाम रखा जाएगा। तो उस जमाने में इन लोगों के पास, ये लोग बस से जाते थे, तो कमर वहीद नकवी ने कहा कि यार आज तक हम लोग टेलीविजन का नाम डिसाइड नहीं कर पाए आज तक हैं।
मतलब एक हफ्ते से वो चल रहा है और आज तक नहीं कर पाए। फिर उनके दिमाग में क्लिक किया और एसपी सिंह ने कहा कि क्यों नहीं आज तक ही वो नाम रखा जाए, है आज तक। और फिर उसका नाम जो है कि आज तक टेलीविजन पड़ा। तो जब आप सोचते रहेंगे उस तरह से कहीं कुछ, जैसे हमने एक बच्चों के लिए ब्लॉग बनाया लोक जन स्वर, तो लोक जन स्वर के लिए कोई टैगलाइन मुझे नहीं मिल रहा था। तो एक दिन ऐसे ही बच्चों से बात कर रहे थे कि भाई मैंने नाम तो सोच लिया है लोक जन स्वर, लोक भी रहेगा और जन भी रहेगा। बहुत तो बढ़िया सर। बल्कि दोनों एक ही का वो है। तो लोक जन स्वर नाम मैंने गूगल में सर्च किया तो उस नाम से कोई ब्लॉग नहीं था, फिर लोक जन स्वर ब्लॉग रख दिया। फिर कहा कि भाई टैगलाइन क्या रखा जाए, तो उसमें सारे युवक जो है युवक ही लिखते थे और पहले उसको मैंने रेडियो के फॉर्मेट में शुरू करने की सोची और युवक ही सब कुछ करते थे। तो फिर मेरे दिमाग में मैंने बच्चों से कहा कि अरे क्यों नहीं जो है कि यही रखे कि युवा कलम और युवा स्वर, तो आ गया युवा कलम और युवा स्वर। तो आप भी इस तरह का अगर जो सोचेंगे, धीरे धीरे सोचने से वो चीजें आ जाती है। कोई विज्ञापन की दुनिया में या सिनेमा की दुनिया में लोग होते हैं जो जितने भी चैनल्स के लोगो हैं, आप देखोगे कि जी ने अपना लोगो चेंज किया, आज तक ने भी शायद किया लोगो चेंज। तो ये भी सारा विज्ञापन का ही होता है कि हम अपने ब्रांड को कैसा दिखाना चाहते हैं, हमारा ब्रांड कैसा दिखेगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपके दिमाग में इसकी छाप रह जाती है कि हाँ आपका ब्रांड ऐसा दिखेगा। भाई एक ही कपड़ा पहने पहने आप बोर नहीं हो जाओगे, एक ही खाना खाते खाते तो बोर हो जाओगे, तो उसमें भी स्वाद बदलना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो ये आप लोगों के सीनियर हैं राहुल, हमारे स्टार प्रचारक हैं। राहुल आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। जी, तो मैम मेरा एक सवाल ये है कि जो डिओड्रेंट्स के जैसे ऐड आते हैं जो काफी देखने पर काफी सेड्यूसिव लगते हैं, तो फिर उसको कंट्रोल में कैसे किया जाए? मतलब ऐड बनाते समय हमें कितना ध्यान रखना पड़ेगा कि ये समाज के चरित्र को ना बिगाड़े? देखिए ये एक्चुअली ना असल में होता क्या है ना, हर जो ब्रांड होता है ना ये ब्रांड के हाथ में होता है, ये हमारे हाथ में बहुत ज्यादा नहीं होती है चीजें। कुछ हम खाली सजेस्ट कर सकते हैं कि अच्छा हमने ऐसा सोचा, आप ऐसा देख लीजिए। जैसे हमने भी एक किया था किंग्स 11 के साथ, तो हमने युवराज सिंह के साथ किया था ऐसी एक वीडियो का है, तो उसमें हमने कुछ अलग स्टोरी रखी थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। बट एक्चुअली पता क्या होता है, एंड ऑफ द डे ये क्लाइंट के हाथ में होता है। अगर क्लाइंट बोलेगा कि नहीं हमें मुझे ऐसा ही करना है, तो फिर हमें ऐसा ही करना पड़ता है। तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ही ऐसे हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें तो आप दिखाओगे ही कि हाँ जी पहले मैं ऐसा दिखता था या ऐसी दिखती थी, अब मैं ऐसी हो गई हूँ, अब मैं ग्लो करने लगी हूँ। तो कुछ चीजों की डिमांड ही ऐसी होती है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। साबुन का ऐड होगा तो उसमें आपको ऐसा दिखाना ही होगा, तो साबुन यूज करते हैं। मैम लेकिन बहुत सारी एजेंसियां हैं जैसे कि AAA है, ASCI है, इस तरह से बहुत सारी एजेंसियां हैं जो एड पे नजर रखते हैं कि कोई एड फॉल्स ना हो, मिसलीडिंग ना हो, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से सही से वो काम नहीं करते। सही से प्रॉपर काम किए होते ना तो बहुत सारे एड तो वैसे भी बैन हो जाते हैं, क्योंकि ब्यूटी फेयरनेस क्रीम के लिए जो एड आती है ऐड जो होते हैं वो बैन होते हैं, मिसलीडिंग ही है। ऐड बैन होते हैं, बहुत सारे ऐड बैन होते हैं। मैम ऐड में कोई सेंसरशिप है? नहीं सेंसरशिप है, लेकिन कोई इतना वो करता नहीं है। फिर ये जो एजेंसी का जैसे मैंने नाम लिया ना, यही लोग बैन करते हैं, सेंसरशिप करते हैं। इतना वो नहीं होता। हाँ होते हैं बहुत, लेकिन जो पहले मैं आपको बताऊं 2006-7 तक ये सब ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पे ना कोई कंट्रोल नहीं था, लाइक क्वालिटी कंट्रोल उस टाइम पे बिल्कुल नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि अभी क्वालिटी कंट्रोल है। लोग जो ब्रांड्स काम करते हैं वो ये सारी चीजें ध्यान में रख के करते हैं कि हाँ हमें ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, वो हर चीजें ध्यान में रखते हैं।
देखिए कुछ एक और ऐसी कंपनी होती है कि जिन्होंने अपने एड्स तो बनवाए लेकिन उन पर बैन भी लगा, लेकिन फिर नए सिरे से वो एक नया एड लेकर आ गए। और जैसे मैन फोर्स का जैसे एडवर्टीजमेंट, उनके नहीं नहीं कितने वो एड पर बैन लग वो चुके actually हैं। नहीं, वो तो वो ब्रांड ही ऐसा है, उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। वो ब्रांड ही ऐसा है ना, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए आप क्या क्या और ऐड दिखाओगे। मैम आजकल नया तरह का नेशनलिज्म देखा जा रहा है ऐड में भी, कि स्वदेशीकरण और क्या क्या लोग प्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए। तो क्या आप लोग भी इस बात का ध्यान रखती हैं कि ये भी मतलब दिखाया जाए ऐड में? हाँ बिल्कुल, हम लोग ऐसा करते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना कि हम सब इमोशनल होते हैं और हम इमोशंस के साथ जुड़ते हैं, नो। अभी जैसे हमारे यहाँ पे चाइना का प्रॉब्लम चल रहा है और कुछ भी चल रहा है और हम अपनी सेना को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम बहुत देशभक्त हैं, हम हमारा जो ब्रांड है वो हम लोग ये हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें ये सब जो कनेक्ट होते हैं ना अलग अलग उसमें आके, तो ये सब होता है। जैसे मैंने बताया कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं ना, हम लोग मदर्स डे करते हैं, फादर्स डे का ऐड करते हैं, तो ये सब बेसिकली ना कुछ साल पहले कि आज से 4-5 साल पहले हम इसको एक्सपेरिमेंटल ऐड बोलते थे। मतलब कि हम लोग ऐसे हम बोलते थे कि हाँ हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके लिए भी सब ब्रांड रेडी नहीं होते थे। लेकिन आज की डेट में ना चीजें चेंज हो रही हैं, तो हम ज्यादा अच्छी चीजें करने लगे हैं। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है। और उसी चक्कर में, और मैम इसी चक्कर में क्या हो रहा है कि जो हमारे देश में जो सारे ब्रांड्स है वो पहले खोजा जाने लगा है कि कौन सा हमारे देश का है, तो वो अपना प्रचार भी कर रहे हैं कि हम स्वदेशी ब्रांड है, तो लोगों को उस तरह से जानकारी भी मिल रही है कि हमारे देश में कुछ एक और ऐसे ब्रांड्स है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक्चुअली कपड़ों का ब्रांड है शिव नरेश, ठीक है, ट्रैक सूट होते हैं, हाँ शिव। हाँ, तो शिव नरेश के लिए हमने ही कैंपेन किया था 2 साल पहले, एक देश की वर्दी। आप देख सकते हो, आप देश की वर्दी डालोगे यूट्यूब पे तो बहुत सारे नेशनल प्लेयर्स के साथ हमने उसमें शूट किया हुआ है। बहुत सारे कबड्डी प्लेयर्स भी हैं उसमें, रेसलर्स भी हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसका टाइटल ही है देश की वर्दी, तो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब वो वैसा वाला ब्रांड है, क्योंकि इसमें क्या है कि हाँ शिव नरेश में हर उसके कपड़े हर जगह उसके ट्रैक सूट जाते हैं, चाहे वो खेलो इंडिया हो या कहीं भी हो। तो इस तरीके से एक्चुअली आपको कनेक्ट दिया जाता है। मैम मेरा एक सवाल है जी। मैम, जैसे जो ट्रेवल जर्नलिस्ट होते हैं वो भी बहुत जगह जाते हैं, जगह को एक्सप्लोर करते हैं, और आपने कहा कि एडवर्टीजमेंट के जो प्रोडक्शन टीम है उसका भी ऑलमोस्ट वही काम होता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रेवल जर्नलिस्ट है उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिले प्रोडक्शन टीम में? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था कि मैंने हर मीडियम में काम किया है, मैंने एज अ जर्नलिस्ट भी काम किया है 2-3 चैनल्स में। तो उसके बाद मैं लास्टली में HBO में काम कर रही थी, तो मैं फाइनली जब एक एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन हाउस मैंने ज्वाइन कर लिया तो मैंने क्रोम पिक्चर्स ज्वाइन किया था। आपने फिल्म देखी होगी बधाई हो, तो उसके डायरेक्टर अमित शर्मा जी, तो अमित शर्मा मेरे एक्स बॉस थे, मतलब उनसे ही मैंने एडवर्टाइजिंग अपना करियर शुरू किया था। तो मैं जब वहां पे गई तो उन्होंने बोला कि आपके पास डिग्री भी है 2-2 और आपके पास लाइक आपको सब कुछ पता है, प्रोडक्शन का पता, आपको सब कुछ है कि कैसे काम होता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग का फील्ड ना टोटली डिफरेंट होता है जर्नलिज्म से। जर्नलिज्म का फील्ड एकदम अलग होता है, और जो ये क्रिएटिव फील्ड है, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको 0 से स्टार्ट करना होगा, यू नो। तो उन्होंने बोला कि हम आपको लाइक कुछ दिन आप इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी, जबकि आप सोचो कि $3,000 सैलरी थी उस टाइम पे। मैंने इंटर्नशिप किया क्योंकि मुझे चेंज करना था उस टाइम पे। आपको अगर एडवर्टाइजिंग में आना है तो आपको एडवर्टाइजिंग से ही स्टार्ट करना होगा। आप अगर एज अ जर्नलिस्ट है, आप किसी चैनल में काम कर रहे हैं, तो आपको एक एड एजेंसी नहीं लेगी, कभी नहीं लेगी, क्योंकि इसके हर चीज इसकी अलग होती है, उसके कैमरास अलग होते हैं, उसका ऑफलाइन कट अलग होते हैं, हमारी हर चीज अलग होती है बेसिकली। अभी तो हम लोग वो जो फिल्म कैमरा होते थे उस पे काम नहीं करते हैं रोल पे, अभी उससे पहले मतलब अभी तो सारे डिजिटल कैमरास आ गए हैं, हम लोग एलेक्सा यूज करते हैं, तो बहुत हाई रेजोल्यूशन के कैमरे यहाँ यूज होते हैं। मतलब ये हमारी सारी टेक्निक्स अलग होती हैं नॉर्मल जर्नलिज्म से। मतलब जर्नलिज्म एक अलग चीज है, उसमें क्या होता है, उसमें तो एक करंट सिचुएशन होती है कि ये हुआ और उसको आपने एक एक्सप्लेन कर दिया, और हमारे यहाँ पे एक प्री प्लान चीजें होती हैं कि हमारा ये प्री प्लान है, हमारा पूरा फिल्म पेपर पे बना हुआ है, हमें अब उसको रियली में बनाना है, नो। तो उसको प्रोड्यूस करना एक अलग काम होता है, तो बहुत अलग होता है। जैसे हमें, मुझे लगता है कि किसी जर्नलिस्ट को कोई रोकता नहीं होगा। मैंने लास्ट ईयर एक लद्दाख में फिल्म शूट किया था, तो मैं आपको बताऊं,
हमारे पास एक्चुअली मेरे पास मतलब एसएसपी ले से परमिशन था उसका नुब्रा वैली का। अब वो बहुत सेंसिटिव प्लेस है, उसके एक तरफ चाइना है, एक तरफ ये है आपका पाकिस्तान। तो जो मेरा ब्रांड था वो एएमपीएम है, हाँ क्लोथिंग फैशन ब्रांड है। तो उसके लिए मेरे पास ड्रोन कैमरा परमिशन नहीं था, तो मुझे एयरफोर्स से परमिशन लेना पड़ा उसका, यू नो। तो ऐसे बहुत सारी तमाम चीजें आपको देखनी पड़ती है, हर चीज आपको देखनी पड़ती है। तो एडवर्टाइजिंग अलग होता है और जर्नलिज्म अलग है, एकदम अलग। विज्ञापन की दुनिया बहुत चैलेंज की दुनिया है यहाँ, मतलब कि काले को गोरा बनाना है चिराग। यस सर। सही बात है, एकदम से। बल्कि ब्लैक कहना, ब्लैक हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ तो श्याम है, लेकिन यहाँ जो है कि बहुत चलने जा। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछना चाहता था मनप्रीत बहन कि लोकेशन हंटिंग के लिए आप लोग क्या करते हैं? एक्चुअली हमारे पास पूरी टीम होती है। जैसे लोकेशन हंटिंग जैसे हम खुद भी करते हैं, लेकिन हमारे पास स्पेशल लोग होते हैं ये जो ऑलरेडी लोकेशंस जिनके पास होती है, उनका काम ही होता है कि हर टाइम लोकेशन फाइंड आउट करके रखना कि अगर हमें इस टाइप का घर चाहिए तो हमें वो बताएंगे, अगर हमें इस टाइप की सड़क चाहिए तो वहां पे जाना होगा। तो हमारे पास लोग होते हैं जो स्पेसिफिकली यही काम करते हैं और उनका कोई काम नहीं होता। उनका नाम, उनका तो डेजिग्नेशन ही होता है लोकेशन मैनेजर। उनका काम होता है लोकेशंस फाइंड आउट करके रखना कि इस एरिया में ये है। लाइक अभी जैसे हमें मान लीजिए गुजरात में शूट करना है, तो गुजरात में भी हमें कहीं कच्छ में शूट करना है, तो वहां पे हम लोगों के पास एक मतलब लोकेशन मैनेजर होगा जो लोकल होगा, यू नो। और उसके अलावा हम लोग हायर करते हैं लाइन प्रोड्यूसर्स जो कि लोकल होते हैं और हमारे अपने भी होते हैं। तो उनका काम होता है वो सब हमें चेक करवाना। फिर उसके बाद हम लोग रेकी पे जाते हैं। फाइनल होने के बाद भी पहले डायरेक्टर भी जाएगा, फिर उसके साथ डीओपी भी जाएगा, ताकि हमें ये तक भी चूज करना पड़ता है कि हम कैमरा के साथ कौन से इक्विपमेंट यूज करेंगे, कि हम यहाँ पे ट्रैक्टर यूज करेंगे नहीं करेंगे, हम कौन सी लाइट्स यूज करेंगे, कौन से रिफ्लेक्टर यूज करेंगे। तो ये एक बहुत बारीकी वाला काम हो जाता है जिसमें आपको बहुत मेहनत लगती है हर चीज में। मैम एक क्वेश्चन था जी मैम, जैसे कि ये जो एड एजेंसीज होती हैं, डू दे हैव सम लीगल एडवाइजर्स टू विद देम? यस। ऑलराइट, थैंक यू। और किसी के सवाल? ये प्रद्युमन ठाकुर कुछ पूछ रहे थे, हो गया? यस सर, नहीं हुआ सर, पूछना था। ओके पूछिए। हाँ, तो मेरा सवाल मैम ये है कि स्प्राइट क्लियर है, तो जिस तरीके से सलमान खान स्प्राइट पीने के बाद कभी पहाड़ से कूद रहे हैं, कभी बस के ऊपर से कूद रहे हैं, तो अगर जिस तरीके से अगर उसको हम रियल लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करें, तो अगर हम पीने के बाद कूदने लगे तो हम सच में क्लियर हो जाएंगे। नहीं, आपको पीने के बाद कूदना देखिए ये एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो रियल लाइफ में उतने सही से इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है, दिखाया कुछ हो जाता है, कुछ मतलब नहीं होता उस प्रोडक्ट के साथ। टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। आपको बताती हूँ विपिन जी, देखिए सुनिए, होता क्या है, जैसे हमने ऋतिक रोशन वाला एक ऐड किया है, नाम बनते हैं रिस्क से, आपका माउंटेन व्यू हमने किया है, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपकी रियल लाइफ स्टोरीज जो होती हैं उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। एक एक्चुअली आप जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो आप गूगल पे नाम डालिएगा कमांडर अभिलाष टॉमी, तो वो एक इंडियन नेवी ऑफिसर है। तो ये जो स्टोरी है ये उनके रियल लाइफ पे बेस्ड है, यू नो। हम कारण से उनको नहीं ले पाए इसमें। हम लोग चाह रहे थे कि उनका एक छोटा सा बाइट आ जाता या कुछ आ जाता, लेकिन वो कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन नहीं मिल पाई थी हमें। तो ये उनकी लाइफ पे बेस्ड स्टोरीज है, ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड होते हैं मोस्टली। तो इनके पीछे रीजन होता है कि हमने ये ऐसा क्यों दिखाया है। तो आपको पता, आपको अपने आंसर मिल जाएगा। आप उसको टाइप करिएगा गूगल पे, अभिलाष टॉमी टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो जो उनके साथ रियल में हुआ था, उन्होंने रियल में जो अचीव किया था वो हमने वहां दिखाया। बहुत अच्छा। और किसी के कोई सवाल? जैसे मैं आपको जैसे ठीक है, मतलब बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हम जस्ट दिखाने के लिए ऐसे कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने एक ऋतिक रोशन के साथ ऐड शूट किया था 10 साल पहले, हाइड एंड सीक बिस्किट का, है ना। तो उसमें हम लोगों को मतलब बहुत वो मेहनत करनी पड़ी थी, कुछ बाहर से लोग लाने पड़े थे, यू नो। तो जिसमें वो एक लड़की को बचाता है बहुत वो वैसा करके, तो ठीक है, वो सब ऐसी फिल्मी ड्रामा भी होता है उसमें, ऐसा नहीं है कि वो ठीक है, वो चलता है, ब्रांड की मर्जी है,
कौन सा हाँ। कॉन्सेप्ट आ रहा है? विपिन, ज्यादातर जो एडवर्टाइजिंग जो बनता है, जो शूट होता है, उसमें जो होता है कि एक जादुई यथार्थ जो टर्मिनोलॉजी होती है, जादुई यथार्थ का इस्तेमाल होता है और उसे गलत नहीं मानते हैं। जैसे सिनेमा में भी, या आप देखेंगे कि नोबेल हुआ या कुछ कहानियां हुई, वो सब कहानियां भी जादुई यथार्थ की कहानियां वो बनती हैं। एक्चुअली आजकल का जो विज्ञापन की दुनिया है ना, आजकल लोग ना मतलब जैसे पुराने टाइप के आते थे ना कि हम लोग कुछ सपनों की दुनिया वगैरह दिखाते थे, अभी ऐसा नहीं होता है। अभी थोड़ा सा उसको ना हम आज की दुनिया के हिसाब से रखते हैं कि हाँ, कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे रियल लगे कि हाँ ऐसे है। पर क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें पता नहीं होती कि बैकग्राउंड में क्या है, हमारे टीम ने क्या रिसर्च कर रखा है, हम क्या सोच के कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रांड को ही पता होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम तो टीवी पे फिल्म आएगी कुछ सेकंड की तो हम देख लेंगे उसको। जैसे अभी हमने एक स्कूल है एक नोएडा में, द इन्फिनिटी स्कूल करके, तो उसका हमने ऐड बनाया था एक छोटी बच्ची को लेके, कि उसकी टीचर है, उसको देखती है, वो 2-3 बार गिर जाती है, फिर उसके बाद वो उठती है और फाइनली वो अचीव कर लेती है वो जो उसको करना होता है। हालांकि वो स्कूल का ऐड है, लेकिन मतलब अलग, उसका कॉन्सेप्ट अलग है और अच्छा लगेगा आपको वो देख के। और किसी के कोई सवाल? यस सर, मेरा एक सवाल। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मेरा फोर्टे जो है वो क्रिएटिव राइटिंग है, तो क्रिएटिव राइटिंग में क्या स्कोप्स है और कैसे शुरुआत कर सकते हैं? ओके, तो आपको अगर आपका कॉपी राइटिंग में है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आप ज्वाइन करिए, ठीक है। सबसे पहले आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको और पता चलेगा, जब आप टीम के साथ रहेंगे तो आपको और पता चलेगा कि आपको कैसे निखारनी है अपनी क्रिएटिव राइटिंग। फिर धीरे धीरे एक्चुअली इसमें ना ये फील्ड इसमें मतलब सबसे बढ़िया फील्ड है, कॉपी राइटिंग का। कॉपी राइटिंग से ही एडवर्टाइजिंग की शुरुआत होती है एक्चुअली। तो इसमें जब आप बढ़ते जाएंगे तो आपको मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मतलब विद इन 3 to 4 years में आपका करियर जो है वो बहुत आसमान की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, क्योंकि कॉपी राइटिंग एक ऐसा फील्ड है। पर आपको इसके लिए राइट चूज करना होगा कि आपको कहाँ जाना है, आपको कौन सी एजेंसी में जाना है, आपको कैसे काम स्टार्ट करना है। ओके मैम, सो कैन यू हेल्प मी इन गेटिंग सच अपॉर्चुनिटी? एकदम, आप मुझसे आप कभी भी बात कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूंगी, मैं आपको बता भी दूंगी यहाँ जाके ये बात कर दीजिए। अभी चलेंगे एक दिन दावत खाने चलेंगे। डिग्री तो मैम डिग्री करते हुए, मैम एक क्वेश्चन था। हाँ मैम, डिग्री करते हुए क्या इंटर्नशिप कर सकते हैं? जैसे अभी हम डिग्री। बिल्कुल आपके यहाँ इंटर्नशिप का प्रावधान है डिग्री करते हुए। हाँ विभव। बस सर, हो गया, मेरा भी सॉल्व हो गया। चिराग अच्छा, सॉल्व हो गया। अच्छा सर, हिमांशु। कौन है? हिमांशु जी सर। हाँ पूछिए हिमांशु। मैम, जैसा कि आपने कहा स्टार्टिंग में कि आपने 2 डिग्री रखी हुई थी, उसके बावजूद आपको इंटर्न करना पड़ा उनमें जब आपने पहली की थी, तो क्या मैम? जब मैं आई थी, राइट। यस मैम, तो क्या मैम अभी हम जर्नलिस्ट पढ़ रहे हैं तो ग्रेजुएशन हम करने के बाद भी अगर आए तो हमें भी वो चीज करनी पड़ेगी, तो क्या ये डिग्री? मैं आपको बताती हूँ, ऐसे तो मैंने मतलब 3 मास्टर्स कर रखी है। मैं मतलब बैचलर इन जर्नलिज्म हूँ, देन मास्टर्स इन मास कॉम, देन मैंने मास्टर्स इन ह्यूमन राइट्स भी किया हुआ है। मेरे कहने का मतलब था कि मैं एक ऑलरेडी काम कर रही थी एक जगह पे और सेम फील्ड में काम कर रही थी, मतलब में काम किया था, लेकिन उसके बाद हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम सर शायद। मेरे को लगा कि मेरी नेटवर्क का उनका कुछ इशू है सर। हमको भी ऐसे ही लगता है सर, हमारा नेटवर्क चला गया। हाँ, सर की क्लास में लग जाता है। अभी वो फिर से आ जाएंगे, कोई नहीं। देखिए, जहाँ तक मेरा वो है, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त विज्ञापन की दुनिया में काम। मेरे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, मेरा नेटवर्क चला गया था। कोई बात देखिए, नहीं। मैं
कि एडवर्टाइजिंग का क्योंकि फील्ड अलग है, मतलब उसमें डिग्री से प्रॉब्लम नहीं होता कोई भी। उसमें उनका कहना था कि आपको, आपके पास डिग्री तो है, आपको काम का पता भी है कैसे होता है, आपको ये भी नॉलेज है कि कौन से कैमरा यूज होते हैं, कैसे एडिटिंग होती है, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं तो हमें सब पता होता है, लेकिन एक जो प्रैक्टिकल आपका नॉलेज होता है ना इसमें जाने के लिए, वो उनका कहना था कि मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मुझे इंटर्नशिप करना पड़ा। जैसे आप लोग, जैसे 15 दिन में मैंने पिकअप कर लिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी फील्ड में काम कर रही थी। जैसे आप लोग पत्रकारिता, हाँ, जैसे आप लोग पत्रकारिता की पढ़ाई करके जब पत्रकारिता के फील्ड में जाएंगे, जब बीट पे जाएंगे, तो आप कहें आपको एकदम अलग लगेगा कि जो क्लासरूम में पढ़ाया गया, जो सिखाया गया, वो तो उसका यहाँ कोई काम ही नहीं है। ठीक उसी तरह से आप जब विज्ञापन की दुनिया में जाएंगे तो विज्ञापन की दुनिया भी एकदम अलग है। वहां विज्ञापन की पढ़ाई करना, विज्ञापन की समझ रखना, एक क्रिएटिव राइटिंग आप अच्छा कर सकते हैं, आपके पास एक क्रिएटिव राइटिंग का होना, लेकिन वहां काम करना ये बहुत डिफरेंट चीज है। हाँ, मतलब ये कहने का मतलब है कि हिमांशु ने पूछा ना ये सवाल। हाँ हिमांशु, देखिए कहने का मतलब ये है कि आपको नॉलेज सब है, आपने पढ़ाई सब की है, लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था इस चीज का कि एग्जैक्टली कैसे काम होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास बहुत चीजें होती हैं, हमारे पास फिल्म बनने से पहले हमारे पास पेपर पे फिल्म बन के आ जाता है, जिसको हम स्टोरी बोर्डिंग बोलते हैं, ना। तो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट होते हैं हमारे पास, जैसे हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट भी करवाते हैं स्टोरी बोर्ड, और कलर भी करवाते हैं। जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, स्टोरी बोर्डिंग के लिए हमारे पास बजट नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे गेट इमेजेस है या इमेजेस बाजार है, वहां से हम लोग फोटोग्राफ्स उठा के उसका एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं कि हाँ इस तरीके के शॉट्स होंगे, इस तरीके के एक्सप्रेशंस होंगे, यहाँ तक ये सब हमें डिटेलिंग करनी पड़ती है। बेसिकली ये चीजें जर्नलिज्म का पार्ट नहीं होती ना। जर्नलिज्म में तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम एक न्यूज कर रहे हैं, उसमें जैसे भी उसने एक्सप्रेशन दे दिया वो हमारा प्री प्लानिंग नहीं होता। यहाँ पे हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एडवर्टाइजिंग में, वो होता है प्री प्रोडक्शन पार्ट, जब हम एग्जीक्यूशन में जाते हैं, कॉपी राइटिंग और बाकी चीजों के बाद। तो वहां पे आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वहां पे आपको इंटर्नशिप करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मिलेगा नहीं ऐसे। ओके मैम, एक और क्वेश्चन है मेरी। जैसा कि आपने बताया कि आपकी प्रोडक्शन है दिल्ली में, तो मेरे को बस ये चीज पूछनी है कि आप जब किसी क्लाइंट को या किसी को लेती हो, तो आप डिग्री देख के लेती हो या उसकी वो चीज किस बेसिस पे आप चीज को लेते हो? क्लाइंट तो नहीं, जो इंटर्न्स होते हैं, ऑफ कोर्स, मतलब हम लोग चेक करते हैं कि वो लोग मास कॉम किए या नहीं किए। मतलब आपके पास, जैसे आप बैचलर डिग्री कर रहे हो, तो आपके पास नॉलेज तो होनी चाहिए, ये तो हम देख के। एक अच्छी समझ और आपका एक्सपीरियंस, आपका राइटिंग, जैसे सिनेमा की दुनिया में बहुत सारे लोग राइटिंग में जाते हैं, बहुत अच्छे, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो लेखक थे, कहानियां लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, लेकिन वहां फेलियर हो गए। लेकिन बहुत सारे दोस्त जो फेलियर थे वहां सक्सेस हो गए। यस, जी। तो उनको भी रख लिया जाता है, उनको भी रख लिया जाता है, लेकिन आपको जब प्लेटफॉर्म मिल गया तो आप प्रूफ कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो उसी तरह से एडवर्टाइजिंग की दुनिया है। उससे एक और मेरा सवाल मेरे मन में आया है, मेरा एक और क्यों सवाल दो ये है पूछो राहुल कि मेरा एक और सवाल ये है कि जो आम लोगों को जैसे एडवर्टाइजमेंट में लिया जाता है, तो वो कैसे लिया जाता है? नहीं, मैं समझी नहीं आपकी बात। आम क्या? आम लोगों को, जो आम लोगों को एडवर्टाइजमेंट में एक्ट करने के लिए जो लिया जाता है, वो कैसे लिया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि देखिए हमारा ये एड फिल्म है। जैसे अभी हमारा एक एड फिल्म हम नया शूट करने वाले हैं, तो उसमें हमें दादा दादी के कैरेक्टर के लिए दो लोग चाहिए, लाइक तो उसके अलावा हमें ऐसे 2-3 बच्चे भी चाहिए। तो हम अपना वो करते हैं कि फिल्म ये चाहिए, तो लोग मोस्टली जो लोग इस फील्ड में होते हैं, रिसर्च करते हैं, वो अपना रखते हैं, तो वो हमें भेज देते हैं कि हाँ कि ये आप हमें देख लीजिए। या फिर मान लीजिए हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो जैसे किसी बच्चे को लेना हो तो लोगों का आसपास होता है थोड़ा सा कि आप हमारे बच्चे को ले लो, तो उस टाइप से तो लोग मिल जाते हैं। और नहीं तो हमारे स्पेसिफिकली हम लोग कास्टिंग डायरेक्टर्स को बोलते हैं कि आप हमें ये कास्ट हमें चाहिए, ये आप हमें दीजिए।
आम लोग आ सकते हैं, और आम लोगों का दूसरा एक आने का ये होता है, मैं आपको बताऊं, उन लोगों के हम ऑडिशन लेते हैं कि वो एक्टिंग कर पाएंगे कि नहीं, और दूसरा एक लुक भी होता है कि आप इस कैरेक्टर में फिट बैठ रहे हो कि नहीं। अगर आप फिट बैठ रहे हो तो आपको ले लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके अंदर थोड़ा सा वो एक्टिंग का होना चाहिए कि हाँ आप थोड़ी एक्टिंग कर लोगे। आप कैमरा कॉन्शियस नहीं होने चाहिए कि हाँ आप कैमरा कॉन्शियस हो गए। जैसे मेरे पास बड़े सारे बच्चे आते थे, मतलब बच्चे बोलते ही नहीं थे और पेरेंट्स बोलते रहते थे नहीं नहीं ये कर लेगा जबरदस्ती। मैंने कहा आप अपने बच्चे के साथ प्लीज जबरदस्ती मत करो अगर वो कर लेगा तो मुझे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा होता है। राहुल को भी जरा देखिए किसी ऐड में। तो फिर क्या उसको जो पेमेंट मिलती है और जो बड़े एक्टर्स को जब हम हायर करते हैं तो उसके में तो बड़ा डिफरेंस होगा ना। डिफरेंस तो होता ही है। ना आपके एक्सपीरियंस पे होता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है और आपने कितना काम किया हुआ है, उस पे होता है। और प्लस इसमें एक जो दूसरा डिफरेंस रहता है वो ये होता है कि आपने लाइक आप में कितनी क्षमता है चीजों को करने की, नो। हाँ जैसे देखिए अभी जो हायर किए जाते हैं वो तो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं तो इतना ही लूंगा। नहीं वो आपके सिचुएशन पे बजट है, हम ब्रांड का कितना बजट है उस हिसाब से भी हमें देखना पड़ता है ना कि हमारे ब्रांड का इतना बजट है, हम इसको नहीं ले सकते, हम इसको लेंगे, तो हम उस हिसाब से चलते हैं। राहुल सिचुएशन पे निर्भर करता है। जैसे अभी एक बम्बई में एक फिल्म बन रही थी जिसमें हरियाणवी बोलने वाला कोई बच्चा चाहिए था। तो एक प्रोडक्शन हाउस के एक सज्जन हमसे संपर्क किए कि आप टीआई भी जाते हैं, एनएसडी से भी जुड़े हुए हैं, तो हमको कोई ऐसा बच्चा चाहिए। और उन्होंने अपना बजट बताया कि हम इतना ही दे पाएंगे, ये भी ध्यान रखें। तो उसके हिसाब से हमने टीआई में बोला और उनके बजट के हिसाब से हरियाणवी बोलने वाला और हरियाणवी लुक भी चाहिए, तो उस लुक के हिसाब से उन्होंने एक टीआई से बच्चा ढूंढ करके दिया। तो होता है। लेकिन वही अगर जो किसी फिल्म स्टार के बच्चे को या बम्बई से किसी ऐसे बच्चे को हायर करते तो उसमें एक तो उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती और फिर उसकी फीस भी ज्यादा होती, उसकी डिमांड भी ज्यादा होती। तो होता है कई बार कि विज्ञापन में जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है ना राहुल, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपका लुक मैच करना चाहिए, मतलब आप उस करेक्टर में फिट होने चाहिए कि हमें इस टाइप का ये चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी हमने ना ग्रोफर्स के लिए ऐड किया था 2-3 साल पहले मदर्स डे पे, तो उस मदर्स डे के ऐड में हमने अलग अलग मदर्स दिखाई थी, मतलब साउथ इंडियन मदर दिखाई, बंगाली मदर दिखाई, पंजाबी मदर दिखाई। तो सब लोगों का लुक अलग हो जाता है ना, तो फिर हमें उसी हिसाब से बच्चे और मदर्स उसी हिसाब से चाहिए थी, और उनका वैसा ही कॉस्ट्यूम, वैसा ही सब कुछ, उनका घर का वैसा ही एनवायरनमेंट दिखाना। तो इसमें हमें हर चीज करनी पड़ती है, क्योंकि एक्चुअली एड प्रोडक्शन में सबसे और ज्यादा एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना वो आर्ट डायरेक्शन का होता है। तो उसमें एक्चुअली आर्ट वालों को बहुत ज्यादा वो हायर किया जाता है, जिसमें वो एकदम उसका लुक चेंज करते हैं। जब हम सेट बनाते हैं, जब हम सेट नहीं भी बनाए, हमने कोई घर लिया तो बहुत बार हमें सब कलर चेंज करके उसको वैसा लुक देना पड़ता है कि हाँ ये मैं हूँ तो दिल्ली में, लेकिन मुझे एक साउथ इंडियन ये जगह दिखानी है। तो ये सब चीजें बहुत सारी, मतलब बहुत डिटेल में जाना पड़ता है जब आपको उसकी प्रॉपर्टी से लेकर के सब कुछ। अब जिस कमरे में बैठा है उस कमरे में सामान, वो सब प्रॉपर्टी अरेंज करना पड़ता है। हाँ कई बार उसको नया खरीद के या पुराना उस तरह का, तो ये होता है कई बार। तो आज की सभा, और किसी के सवाल हो तो पूछे, नहीं तो फिर आज की सभा समाप्त समझी जाए और एक दिन हम लोग मनप्रीत बहन के यहाँ भोजन पे चलें। बिल्कुल बिल्कुल सर। यस सर, वी आर रेडी मैम। मैम आप रेडी रहो। नितिन तुमको बिहार से आना पड़ेगा। हाँ सर। हाँ सर, हम समीर सब आ जाएंगे। हाँ सर, हम भी आ जाएंगे सर। अमितांशु भी है सर, विलेज एरिया। अरे मैं भी हूँ, मेरे को लेके चल। एक सेकंड नितिन, मैं शायद बिहार ही आ रही हूँ, मुझे ना 2 फिल्में शूट करनी है, एक तो दरभंगा में और एक मोतिहारी में। मैम आई एम फ्रॉम दरभंगा मैम। यस मैम, आई एम फ्रॉम मोतिहारी। देखिए दरभंगा में शूट करनी है, मोतिहारी में, तो आप आ सकते हैं।
आप देख सकते यस हैं। मैम, यस मैम, मैं यहाँ मोतिहारी आ जाऊंगा मैम। यहाँ मोतिहारी दरभंगा जो है कि हर जगह के छात्र मिल जाएंगे। जब मैम आप कब आ रही है मैम आप? जब आप जाइएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इन लोगों को एक मेल डाल दूंगा। यस यस सर जरूर। मैम आप कब आ रहे हैं बता देना। हम लोग पहुंच जाएंगे। मोस्टली है ना 10 फेब के बाद होगा, तो मैं ऐसा आपको बता दूंगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यस मैम। आपके जो भी स्टूडेंट्स यहाँ नहीं है दिल्ली में, मैम दिल्ली वालों को मिलना है आपसे। हाँ दिल्ली वाले कभी भी आए, दिल्ली वाले तो कभी भी आ सकते हैं, जब दिल्ली जब वाले चाहे। किसी के घर जाके मिल सकते हैं। एकदम किसी दिन भोजन पे चला जाएगा। सर हम लोग के आने का वेट कीजिए, उसके बाद भोजन पे चलेंगे। यस सर हम लोग का आने का वेट कीजिए तब पहुंचे। जरूर जरूर। यस सर, दिल्ली वाले से कभी भी आए, तो लेकिन फिर वो बाकी भोजन नहीं सर, कभी भी फिर आए, वो तो कोई भंडारा हो जाएगा। ऐसा मत मनप्रीत जी, ऐसा मत कहिए कि जो है कि दिल्ली वाले कभी भी आ जाए, नहीं तो रोज सुबह सुबह की बस पकड़ के राहुल जो है कि आपके यहाँ पहुंचा रहेगा। बोरिया बिस्तर लेकर सर। हाँ ये ऋषभ है, ऋषभ पहुंच जाएगा, बोलेगा कि जो है कि एक कंबल भी जो है कि हमको वो दीजिए, दान दीजिए। और आप उसके बाद आवाज कर चलिए उनके वहाँ पे। ये छात्र कम, ये सब गांधी जी के बंदर हैं सब। मुझे तो ऐसा लगा बात कर रही हूँ। देखिए आ गया ऋषभ, नमस्ते। ये देखिए ये ऋषभ हैं हमारे, जी सर। ये तकनीकी विभाग संभालते हैं। ये जितनी बातचीत होती है उसका वीडियो बना के और फिर ये यूट्यूब पे डालते हैं। ओके सर। हाँ तो यहाँ सबको किसी को प्याज छीलने का जिम्मा दिया गया है, किसी को आलू काटने का जिम्मा दिया गया है, किसी को बर्तन मांजने का जिम्मा दिया गया है। तो ये आपको पता ना, एडवर्टाइजिंग में भी एकदम ऐसे ही होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि इस व्यक्ति का ये काम है, लोकेशन मैनेजर ये कर रहा है, कास्टिंग डायरेक्टर कर रहा है, डायरेक्टर का ये काम है, एडी का ये काम है। हाँ। अच्छा इसमें हमारे तो फर्स्ट एडी, सेकंड एडी, थर्ड एडी के भी अलग अलग काम होते हैं। हाँ तो वैसे ये है। सिमिलरली आप अच्छे से ट्रेन कर रहे हो सबको। तो आज की बातचीत जो है कि दोनों तरफ से संवाद रहा और ये बड़ा अच्छा रहा। बातचीत की शैली में जो आज का संवाद रहा, और मैं मनप्रीत बहन कौर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पर हाँ कह दिया। इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अब आप हमारी गांधी जी की पाठशाला की सदस्य, जीवन पर्यंत सदस्य हैं और शिक्षिका हैं। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, बहुत ज्यादा। मतलब अगर किसी आप में से अगर किसी को मतलब कुछ भी मतलब चाहिए होगी, आपके नोट से लेके कुछ भी, तो आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूर जरूर। एक आध हम थर्ड ईयर वालों से आपके उस प्रोडक्शन हाउस पे डिजर्टेशन भी करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, कभी कभी। तो हमारे नितिन आज के वो धन्यवाद ज्ञापन का इनको जिम्मा दिया गया है। तो नितिन, चिराग, नितिन कहाँ चले गए? देखिए। यस सर, मैं हूँ सर, यही है सर। मनप्रीत जी, नितिन धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। और ये इनका जो सौंदर्य शास्त्र है, हेलो मनप्रीत जी। जी सर जी। मनप्रीत बहन सुन रही हैं? हाँ जी हाँ जी। नितिन का सौंदर्य शास्त्र बहुत मजबूत है, इनको भी आप विज्ञापन में ले सकती हैं किसी। हाँ जी सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए नितिन, धन्यवाद ज्ञापन। हाँ, मैं गांधी जी की पाठशाला के सभी सदस्यों की तरफ से आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं। आपने मैम अपने व्यस्त दिनचर्या से हमारे लिए समय निकाला और हमें विज्ञापन के क्षेत्र में काफी जानकारी दी। उसके लिए मैम मनप्रीत जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसके अलावा मैं समस्त आयोजकों का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके प्रयास से यह कार्यक्रम सफल हुआ। अंत में
मैं कार्यक्रम के संरक्षक डॉक्टर सुभाष गौतम सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।